हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले हैं VVU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का सेमेस्टर 4 का मेजर 6 हिस्ट्री का देखने वाले हैं। मोस्ट VVI क्वेश्चन, साथ ही सिलेबस का ओवरव्यू देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका सिलेबस 4th सेमेस्टर का मेजर 6। यहाँ से मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा दूंगा और जो भी आप लोगों के यूनिवर्सिटी के टॉप VPI क्वेश्चन हैं वो आप सभी को कराने वाले हैं। तो आप यह वीडियो और मैं 2 पार्ट में बनाया हूँ। एक पार्ट में MCQ प्लस 5 नंबर के क्वेश्चन और एक पार्ट लाऊंगा जिसमें टॉप VPI 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आपका पैटर्न है, 5 गो MCQ आएगा जिसमें ऑप्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दूसरा होगा 5 नंबर के 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको 2 करना है, और 15 नंबर के 6 क्वेश्चन मिले जाएंगे जिसमें आप लोगों को 4 करना है। इस प्रकार 5 इंटू 2 हो गया 10 और 15 इंटू 4 हो गया 60 और 5 का MCQ तीनों को ऐड करेंगे तो 75 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। जैसा कि देख सकते हैं 75। और ये रहा आपका सिलेबस। यहाँ सिलेबस आप देख सकते हैं। 1857 का विद्रोह, कारण, स्वरूप और परिणाम और प्रभाव मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे पूछ देगा 1857 के विद्रोह का कारण बताइए। अगर यही 15 नंबर का क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसे बनाएगा 1857 के विद्रोह के कारण, स्वरूप एवं परिणाम एवं प्रभाव बताइए। तो ये हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि सब पूछ लिया, वो कारण भी पूछ लिया, क्या क्या स्वरूप नेचर था, परिणाम, प्रभाव। इसी तरह क्वेश्चन को हल्का बड़ा कर दिया जाता है और 15 नंबर का। तो आप लोगों को क्लियरिफाई हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार आप लोगों को बनाना है। तो और जैसा कि सिलेबस आप देख सकते हैं, आप लोग सिलेबस पढ़ लीजिएगा। मैं सिलेबस का एक फ़ोटो ले आया हूँ ताकि आप देख सकते हैं आप लेके एग्ज़ाम में क्या आएगा। यहाँ देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मैं डायरेक्ट 30 VVI MCQ लिया हूँ, जिससे आप लोगों का 5 जो MCQ बनेगा फिक्स है। आप लोग यदि इसको पढ़ लेते हैं तो यहीं से 5 MCQ फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, 30 MCQ लिया है और 5 नंबर के क्वेश्चन, जितने संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं टॉप VVI। अगर वो 5 नंबर में नहीं पूछे तो 15 नंबर में फिक्स पूछेंगे। उसके लिए मैंने, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया सिलेबस डिस्कशन में, उसी प्रकार आएगा। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। कारण कि इसमें जो गोली होता था, जिसके कहते थे एनफील्ड, एनफील्ड में जब गोली चलाया जाता था तो सबसे पहले एगो दांत से छीलना होता था कारतूस, उसको छीलना होता था। वो कारतूस जो था वो सूअर का चर्बी और गाय का चर्बी से बनाया जाता था। यह जब पता चला पहले सैनिक को, जो मंगल पांडे था, जो सेना में भर्ती था अंग्रेज के शासन के दौरान, तो उसको जब पता चला था कि चर्बी में गाय और सूअर का चर्बी मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो दिल्ली में किसने किया था? आंसर होगा बी नंबर, बहादुर शाह जफर, जो अंतिम शासक था मुगल वंश का, बहादुर शाह जफर। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा? तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा। आंसर होगा बी नंबर, सिपाही विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह के बाद किसका शासन समाप्त हो गया? तो किसका शासन समाप्त हो गया था? कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। और किसका शासन शुरुआत हो गया? तो क्राउन का, जो 1600 से में बना था ईस्ट इंडिया कंपनी, वह 1857 तक भारत पर राज किया था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसने तब तुरंत शासन करना शुरू नहीं किया था कंपनी ने, कुछ वर्ष यहाँ रहे, उसके बाद भारतीयों पर कब्जा किया, उसके बाद शासन किया था। उसके बाद जब 1857 हो गया, विद्रोह हुआ था, उसके बाद कंपनी का शासन खत्म हो गया और क्राउन यानी डायरेक्ट ब्रिटिश, जो वहाँ की राजा रहते थे, वहाँ के शासन उसी डायरेक्ट क्राउन संभालने लगे, वहीं के शासक इंग्लैंड के। उसके बाद जैसा कि वायसराय आने लगा, वो संभालते थे। 5 नंबर है, भारत का शासन 1858 में किसके हाथ
में गया, किसके हाथ में गया? जैसा कि आप लोगों को बताया, किसके हाथ में? क्राउन के, यानी ब्रिटिश क्राउन। आंसर होगा डी नंबर, ऑप्शन डी, लिटन। लिटन का संबंध किससे है? लिटन का संबंध किससे है? आंसर होगा बी नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 7 नंबर है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ? आंसर नंबर बी होगा 1878 में। तो आप लोग यह याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह संभावित क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ? तो इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ? आंसर होगा सी नंबर, रिपन के समय। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, इसका आंसर होगा बी नंबर, रिपन को कहा जाता है। देखिए, एक मैं और बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो अंग्रेज है इन सबके पीछे हमारे टेक्स्ट बुक होता है, जो भी सिलेबस होता है, उसमें क्या दिया जाता है? लॉर्ड। लॉर्ड मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? LORD, लॉर्ड मतलब होता है प्रभु यानी भगवान, और भगवान ईश्वर जो कहें, तो हम किसी के अंग्रेज जो हमारे देश को लूटे, मैं लॉर्ड, आप किसी अंग्रेज के सामने मत लगाइए, क्योंकि जो लॉर्ड होता है, लॉर्ड होता है प्रभु ईश्वर। तो क्या अंग्रेज हमारे देश को लूटे हैं और हम इसको लॉर्ड कहकर सम्मानित करें? यह उचित है? आप लोग बताइए। तो हम किसी भी अंग्रेज के साथ जो भी नाम है उसके सामने लॉर्ड ना लगाएं। हमारे टेक्स्ट बुक में आज भी लॉर्ड दिया जाता है। हमारे जो नेता हैं वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि क्यों हम अंग्रेज़ के सामने लॉर्ड लगाएं। जब तक आप लोगों को एक तथ्य बात बताता हूँ, जब अंग्रेज़ जब भारत को छोड़कर जा रहे थे 1947 के बाद, तो लगभग 150 नाव में सोना ले गए थे। तो सोच सकते हैं भारत कितना अमीर था। उतना सोना भारत से ले जा रहा था। जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, उस समय 150 नाव, आप समझ सकते हैं, सी पोर्ट से उसमें ले गया था। तो भारत को इस प्रकार लूट कर इतना गरीब जो आज हम लोग हैं, वैसे भी हम लोग 4th इकोनॉमी हो चुके हैं, तो ये अभी एक अच्छी बात है। तो आप लोग कभी भी अंग्रेज़ के सामने, कोई भी अंग्रेज हो, आप लोगों को लॉर्ड नहीं लगाना है। कोई भी अंग्रेज़ का नाम लिखिएगा, लॉर्ड मत लगाइएगा। क्यों लगाएं? आप लोग सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। किसी के नाम के सामने लॉर्ड लगाना अच्छा ज़रूरी है? लॉर्ड मतलब प्रभु होता है, और वो हमारे लिए प्रभु का कोई अस्तित्व ही नहीं रखता, क्योंकि उसने जो आप लोग देखेंगे, मैं बताने जा रहा हूँ, जब देखेंगे 1909 जब हुआ था, 1909 में पृथक निर्वाचन, किस प्रकार हिंदू मुस्लिम वो सब जब जानने लगा कि अब हम लोग का शासन नहीं होगा अधिक देर तक इंडिया में, तो वो भारतीय लोगों को लड़ाने लगे, हिंदू मुस्लिम करके, जो आज भी हम लोग देखते हैं समुदाय में। तो जो आज हम लोग के बीच समुदाय में उतना अच्छा तालमेल नहीं रहता है, तो वो अंग्रेज़ों द्वारा ही शुरू किया गया था। चलिए डिस्कस करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग कभी भी अंग्रेज़ के सामने लॉर्ड मत लगाइएगा। क्यों लगाएं भाई? आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा, क्या लगाना ज़रूरी है? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? बी नंबर आंसर होगा कर्जन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ? 1909 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस सुधार से हुई? तो किस सुधार से हुई? आंसर नंबर बी होगा 1909 के अधिनियम से। पृथक निर्वाचन मतलब ये अलग अलग निर्वाचन, यानी जो समुदाय था, जितने भी समुदाय थे, उन सबका अलग अलग निर्वाचन करा रहा था, ताकि लोगों के बीच एकता ना रहे। अंग्रेज बहुत शातिर काम करके गए हैं, जो आज भी हमारे क्षेत्र में मिलता है, देख सकते हैं आप। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा सी नंबर 1919 में। द्वैध शासन द्वैध शासन डायरकी किस अधिनियम से आया? तो किस अधिनियम से आया? इसका आंसर होगा बी नंबर 1919 से। द्वैध शासन मतलब यानी केंद्र स्तर पर अलग शासन होगा और राज्य स्तर पर अलग शासन होगा, उसी को द्वैध शासन। और द्वैध शासन, यहाँ क्वेश्चन लिया है मैंने, द्वैध शासन सबसे पहले किस स्तर पर लागू हुआ? तो किस स्तर पर लागू हुआ? इसका आंसर होगा प्रांत पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर होगा बी नंबर संघीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 है,
1935 के अधिनियम में द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ? तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में लागू हुआ था, और 1935 के अधिनियम में या केंद्र में भी लागू हो गया, उससे अभिप्राय है। तो केंद्र में 1935 के अधिनियम से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ था? ये तो इजी क्वेश्चन है, 1947। क्वेश्चन नंबर 20 जैसा आप देख सकते हैं पूछा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मुख्य परिणाम क्या था? तो क्या था? भारत का विभाजन हो गया, ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो किस योजना के अंतर्गत हुआ था? इसका आंसर होगा बी नंबर, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। और कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में। आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। और पहले बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद और सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, मैंने उसका उल्लेख कर दिया। तो पहला अध्यक्ष थे जो अप्रत्यक्ष अध्यक्ष है, जिसे चुना नहीं गया था। तो प्रत्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, और जो सही आंसर बताएगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। सबसे पहला जो कमेंट आएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष आप लोगों को बताना है, यही बताना है। जो थे अस्थाई, अस्थाई मतलब कुछ समय के लिए चुना गया था। तो यह इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यही होगा आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो मैंने आप लोग को कमेंट में पूछा है उसका आंसर भी यही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो मेरा बिना आंसर देखे करेगा, आप लोगों को टाइमिंग बता के करना है कमेंट में, तब मैं कमेंट पिन करूँगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, B.R. अम्बेडकर। जैसे कि बहुत लोग निंदा करते हैं, कभी गांधी जी का करते हैं, कभी B.R. अम्बेडकर का, बहुत जिसको मज़ा लगता है कोई भी टिप्पणी कर देता है। सोचिए, अगर हम टिप्पणी कर रहे हैं, जब आज़ादी था तो लगभग 40 करोड़ जो हम लोग का जनसंख्या था, वो लगभग 10 करोड़, इन सब के पीछे जो महापुरुष थे। हम अगर आप लोग अच्छी तरह से इतिहास पढ़ेंगे तो किसी भी जो भी इतिहास के जो स्वतंत्रता जो सहयोगी थे जिन्होंने भाग लिया था, आप लोग किसी का निंदा ना करेंगे अच्छी तरह से अगर इतिहास समझ गए। तो सोचिए, जब उसके पीछे 1-2 करोड़ जनसंख्या चल रही थी, कोई भी महापुरुष, जैसे कि मैं महात्मा गांधी को मानता हूँ, B.R. अम्बेडकर, उन सब का अगर आप पढ़ेंगे जीवनी तो आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोग किसी भी, यानी कोई भी जो महापुरुष था स्वतंत्रता भागी, आप लोगों को उन सभी का के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, निंदनीय टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप पहले अपना उस तरह का अस्तित्व बनाइए कि लोग आपके पीछे 1 करोड़ जनसंख्या चले, तो आप टिप्पणी करेंगे तो आपका कोई वैल्यू रहेगा, नहीं तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और आप टिप्पणी कर रहे हैं कुछ ऐसे बड़े महापुरुषों का, छोड़िए, आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति जो महापुरुष थे उन सब पर निंदनीय टिप्पणी ना करें। क्योंकि देखिए, अगर वो समझदार ना होते तो उनके पीछे वहाँ जब 1947 में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो लगभग 1 करोड़ जनसंख्या उनके पीछे रहते थे, उनके सहयोग में रहते थे, उनके लिए प्राण देने के लिए तैयार रहते थे। तो आप अभी उसके चरित्र पर दाग लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझना चाहिए इस विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा सी नंबर, 26 जनवरी 1950 को। और कब बन के तैयार हुआ था? बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया।
आप लोग अंग्रेज़ के सामने लॉर्ड मत लगाइए, आप लोग समझिए, आप लोग छात्र हैं, आप सब समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ था? इसका आंसर होगा 1793 में। और 2 ऑब्जेक्टिव बचा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सहायक संधि की नीति किसने चलाई? सहायक संधि की नीति किसने चलाई? बी नंबर होगा वेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? ए नंबर वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है, वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? कार्यकाल सी नंबर 1772 से 1785 था। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ लिया है, जो भी क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं। अगर यही जब 15 नंबर का क्वेश्चन पूछना होता तो क्या करता? विद्रोह का कारण, स्वरूप, महत्व, परिणाम और कुछ पॉइंट ऐड करके पूछ लेता। तो आप लोगों को इन विषय में बनाना है आंसर, जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इस पर आंसर डिस्कस करते हैं। मैंने 10 क्वेश्चन लिया है एवरी यूनिट से, जो एवरी टॉपिक्स था आप लोगों का उसी से। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके राजनीतिक कारणों में अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और हड़प नीति का प्रमुख थी। हड़प नीति और विस्तारवादी नीति प्रमुख थी। यानी जो अंग्रेज थे वो विस्तार करना चाहते थे अपने क्षेत्रों को, यानी दूसरे क्षेत्र को अपने हथियाना चाहते थे सैन्य बल से, जो भी विधि हो उसी से, जिसके कारण अनेक भारतीय राज्यों का विलय कर लिया गया। यानी अनेक भारतीय राज्यों को अपने साथ मिला लिया गया अंग्रेज द्वारा। आर्थिक कारणों में किसानों पर अत्यधिक लगान, यानी लगान मतलब टैक्स, कारीगरों का उद्योग पतन और धन लूटना शामिल था। अंग्रेज इस प्रकार धन लूटते थे, टैक्स अधिक लगाते थे। अगला पॉइंट है, सामाजिक धार्मिक कारणों में भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप तथा ईसाईकरण का भय था। यानी जो सामाजिक धार्मिक था, भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे थे। यानी आप कोई भी अपनी जो प्रथा है को निभा रहे हैं तो अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, यानी बाधा डाल रहे थे। और ईसाईकरण का भय था। ईसाईकरण मतलब जो अंग्रेज ईसाई थे वो सभी जो भारत में ईसाईकरण ला रहे थे, यानी लोगों को ईसाई में परिवर्तन करा रहे थे, धर्म यानी रिलीजन कन्वर्जेशन हो रहा था, यानी धर्म परिवर्तन करा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। यही है, अगला पॉइंट है, सैन्य कारणों में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। जो भारतीय सैनिक शामिल होते थे अंग्रेजों के साथ, उसमें भेदभाव होता था। कम वेतन और पदोन्नति में अन्याय शामिल था। यानी जो भारतीय सैनिक थे उन सबका पदोन्नति, यानी जो टॉप पोस्ट पर जाए वो सब धीरे होता था। इसका तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, फिर भी इसने भारतीयों के राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। आगे बढ़ते हैं। और आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का नींव रखा। इसलिए 1857 विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैंने पॉइंट में बनाकर इन सब का आंसर लिखना थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग पॉइंट में लिखिएगा, क्योंकि जब मैं बना रहा था पीडीएफ तो कुछ दिक्कत हुई, जो इसी कारण मैं नहीं बना पाया। तो आप लोग पॉइंट में लिखिएगा, एक एक पॉइंट को जैसा कि मैंने बताया उस तरीके को आप लोग पॉइंट अलग करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ है लिटन, रिपन और कर्जन की नीतियों भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रभाव बताइए। भारतीय राष्ट्रवाद मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो राष्ट्र के प्रति के प्रेम में जो प्रभाव पड़ा था उसके बताइए, जो लॉर्ड रिपन और कर्जन ने नीति बनाई थी। तो यहाँ पढ़ते हैं आंसर। लॉर्ड रिपन और कर्जन तीनों अंग्रेज शासकों की नीतियों के भारतीय राष्ट्रवाद को गहराई से प्रभावित किया। लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट और शस्त्र अधिनियम जैसे दमनकारी कानून लागू किए, जिससे जनता असंतोष बढ़ा। यहाँ से आप लोगों को अलग पॉइंट बना लेना है, जैसा कि इसके बाद एक पॉइंट हो गया, उसके बाद यहाँ से आप लोगों को अलग। उसके समय पड़े अकाल भी सरकार की उदासीनता स्पष्ट दिखाई दी, यानी इसके समय अकाल भी पड़ गया था।
इसके विपरीत रिपन ने स्थानीय स्वशासन, प्रेस की स्वतंत्रता को अल्बर्ट बिल जैसे उदार कदम उठाए, जिससे भारतीयों को राजनीतिक चेतना बढ़ी। कर्जन का शासन प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ कठोर नीतियों के लिए जाना जाता है। बंगाल विभाजन ने पूरे देश में विरोध और स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। इन तीनों शासकों की नीतियों ने भारतीयों को संगठित किया और राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत आधार प्रदान किया। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उन सबको मजबूती मिला इनके नीतियों के कारण, क्योंकि ये जोर से दमनकारी चला रहे थे और अत्याचार अधिक कर रहे थे। तो इस सब भारतीयों की चेतना जगी और लोग एक साथ रहने लगे और आंदोलन के लिए जो बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगे। जैसा कि क्वेश्चन 3 नंबर है, मार्ले मिंटो सुधार की विशेषता और महत्व बताइए। तो इनका महत्व बताना है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी देना था। यानी जो कुछ ही, यानी सीमित मतलब हो गया लिमिट, कुछ जो उच्च जो अंग्रेजों के अनुसार कार्य करे उन्हीं को केवल राजनीति में भाग लिया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। इन सुधारों द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया तथा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। क्यों यह लागू किया गया था? ताकि इन सब के बीच थोड़ा विरोध बढ़े, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो, लोग एकता ना रहे, लोगों में कट्टरपंथी जन्म हो, इसीलिए यह पृथक निर्वाचन करा देते, जिससे उन्हें अलग अलग प्रतिनिधित्व मिला। कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया, लेकिन उनकी शक्तियां बहुत सीमित थीं। इन सुधारों का महत्व इस बात में है कि इसमें भारतीयों में संवैधानिक राजनीति की समझ विकसित हुई। हालांकि पृथक निर्वाचन प्रणाली ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जैसा कि मैंने बताया। फिर भी यह सुधार भारतीय राजनीतिक चेतना का विकास की दिशाएं में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। इन सुधारों ने आगे चलकर स्वराज की मांग और तेज की। यानी स्वराज मतलब हम स्वशासन करेंगे, अंग्रेज को नहीं शासन करने देंगे। इसी प्रकार आप लोगों को भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा कीजिए। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या क्या हुआ था उन सब के विषय में आप लोगों को लिखना है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का उद्देश्य भारतीय में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे विषय भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, जबकि वित्त और पुलिस और कानून जैसे महत्वपूर्ण विषय अंग्रेज अधिकारियों के ही पास रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, वित्त मतलब जो पैसा का लेन देन होता है, पुलिस, इन सब अंग्रेज ही रखें, कानून ये सब महत्वपूर्ण अंग्रेज रखें, और जो कृषि विषय, अगर पैसा ही जब यानी जो वित्तीय मामला है वो सब जब अंग्रेज रखेगा तो कृषि में कैसे कोई, देखिए हमको कृषि सेक्टर डेवलप करना है तो हमको वित्त तो लगेगा ना, पैसा लगेगा, तब ना हम कृषि का डेवलप कर सकते हैं। उत्तम खाद और जो भी पौष्टिक चीज़ है उस सबको प्रदान करने के लिए हमें वित्तीय सहायता मिलेगी। अगर अंग्रेज के पास होगा तो वित्तीय सहायता वैसे भी तो नहीं मिल पाती थी। तो कोई भी ऐसा अंग्रेज वाकई जो भारत के लिए कुछ अच्छा, अगर हम छोड़िए आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल का विस्तार किया गया और सीमित मताधिकार प्रदान किया गया। आप लोग बताइएगा, बाद में कमेंट कीजिएगा कि मैं विस्तार रूप से बताऊं या सीमित, मैं जैसा लिखा रहा हूं वैसे ही सीमित बता के आपको छोड़ दूं। तो आप लोगों को यह कमेंट करके बताना है, जिससे वीडियो लंबा हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो मैं वीडियो लंबा कर दूँगा। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, शॉर्ट में ही बता दूँगा। हालांकि ये सुधार व्यवहार में सफल नहीं रहे।
द्वैध शासन व्यवस्था भ्रमपूर्ण थी और भारतीय मंत्रियों के पास वास्तविक अधिकार नहीं थे, जैसा कि मैंने बताया। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इसके कारण जनता में असंतोष बढ़ा और राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। इस प्रकार 1919 सुधारों में अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करने की भूमिका निभाई। यानी जो भी अंग्रेज कानून ला रहे थे, जो भी सुधार ला रहे थे, उससे और जो हमारा स्वतंत्रता था आंदोलन, वो सब उग्र हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता और महत्व बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत का सबसे व्यापक अधिनियम था, यानी कि सबसे बड़ा अधिनियम था। इससे संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रांतों और देशीय रियासतों को शामिल करने की योजना थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, यानी जो प्रांत में द्वैध शासन था, केंद्र और राज्य का, उस सबको समाप्त करके प्रांतीय को स्वायत्तता दी गई थी, यानी प्रांत अब स्वयं शासन करे। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था रखी गई, यानी केंद्र में जो था उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था रखी गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, यानी प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिनमें भारतीयों को प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ। यद्यपि यह अधिनियम पूर्ण स्वराज नहीं देता, फिर भी इसका महत्व इस बात में है कि भारतीय संविधान के अनेक प्रावधान इसी से प्रेरित हैं। यानी कि जो भी भारतीय संविधान आज है, उसमें अधिकतर जो चीज़ है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। पूर्ण नहीं कह सकते हैं, बहुत जो मात्रा है वो 1935 के अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। इस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाया। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों का PDF दे देता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो यही क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट में ऐड कर लूँगा, जो 15 नंबर के क्वेश्चन में होगा, क्योंकि अभी मुझे कोई काम है। छोड़िए, मैं PDF में ऐड कर लूँगा उसी के साथ, अगर आप बोलें तो। नहीं तो मैं वीडियो यहीं तक बनाता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगर अधिक लंबा होगा तो वीडियो सब लोग क्विट कर देंगे आधे में ही। तो आप लोग ये देख सकते हैं, मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ सबका PDF और जो भी इम्पोर्टेंट सूचना आपके यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है, मैं तुरंत अपने चैनल पर पब्लिश कर देता हूँ, टेलीग्राम पर सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं इस सब का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा, सबका आप पढ़ लीजिएगा। और आप बोलेंगे, अगर कमेंट आया तो मैं इनको सेकंड पार्ट में ऐड कर लूँगा।